Jai Hind everyone, welcome to our YouTube channel. I welcome you all. Today we are talking about we are taking some previous year question, practice purposes के लिए हैं for both NDA and CDS. चलिए इसको शुरू करते हैं. Let's start with the first question and here we have question number first. The elements of which of the following pairs are isobars? आपको बताना है इनमें से कौन से पेयर ऑफ एलिमेंट्स आइसोबार्स हैं. ठीक है, अब थोड़ा सा टॉपिक आपको समझना पड़ेगा कि यार ये आइसोबार्स क्या होते हैं. सो रिमेंबर, आइसोबार्स का मतलब है डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर. आइसोबार्स का मतलब ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है लेकिन उनका मास नंबर सेम होगा. अब इधर ध्यान दीजिए, कोई भी एलिमेंट को हम Z से शो करते हैं उसका एटॉमिक नंबर. यहां मैंने लिख दिया एटॉमिक नंबर, Z इज शोइंग एटॉमिक नंबर. ठीक है, और यहां पर A शो करता है उसका मास नंबर. ठीक है, क्रिस क्रॉस कभी हो सकते हैं ये कि A नीचे लिखा है Z ऊपर लिखा है, वो चलता है. सो आइसोबार्स आर द एलिमेंट्स विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर बिल्कुल डिफरेंट होंगे. क्या सेम होगा? इनका मास नंबर सेम होगा. तो अगर आप ऑप्शन नंबर डी में आएंगे तो देखेंगे आर्गन और कैल्शियम का मास नंबर सेम है. और व्हाट इज द मास नंबर है? 40 दोनों का मास नंबर सेम है. राइट, दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है. आर्गन के लिए एटॉमिक नंबर 18 है एंड फॉर कैल्शियम एटॉमिक नंबर इज 20. तो यू कैन सी ये दोनों पेयर आइसोबार्स हैं. क्यों? क्योंकि इन दोनों का मास नंबर सेम है, दैट इज 40 and 40. राइट, सो आइसोबार्स का मतलब है डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर. ठीक है, अभी अगर हमें आइसोटोप्स के बारे में पढ़ना है तो वो भी समझ में आना चाहिए. आइसोटोप्स का क्या मतलब है? आइसोटोप्स में देयर इज सेम एटॉमिक नंबर सेम रहता है बट डिफरेंट मास नंबर. लेकिन मास नंबर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. ठीक है, अभी थोड़ा सा एटॉमिक नंबर को भी डिफाइन करूं अगर मैं कि एटॉमिक नंबर है क्या. तो एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन या जितने प्रोटॉन है उसको उसका एटॉमिक नंबर कहा जाता है. एटॉमिक नंबर को हम शो करते हैं Z से, डिनोटेड बाय Z. नाउ सिमिलरली वी हैव मास नंबर हियर. नाउ मास नंबर का मतलब है इट इज अ सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को मास नंबर बोलते हैं एंड मास नंबर को वी शो इट विद कैपिटल A. ठीक है, सो आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा. एक एग्जांपल लेते हैं इसका. लेट्स सी एन एग्जांपल. सो वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन. सो आई एम राइटिंग आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. ये क्वेश्चन वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. यूजुअली पेपर में पूछा जाता है कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स बताइए. तो 3 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, H11, H12, H13. तीनों में देखेंगे तो 111 जो नीचे सेम है दैट इज देयर एटॉमिक नंबर और यहाँ पर 1 2 3 इनका मास नंबर शो कर रहा है जो डिफरेंट है. पहले वाले का नाम है प्रोटियम, नेक्स्ट वाले का नाम है ड्यूट्रियम और तीसरे वाले का नाम है ट्रीटियम. ठीक है, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स. और आइसोटोप्स का मतलब होता है जिसमें एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है. और क्वेश्चन हमने करा था आइसोबार्स के बारे में. चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following chemical reactions is not feasible? अगर ये केमिकल रिएक्शन हम करते हैं तो कौन सी feasible नहीं होगी, कौन सी रिएक्शन आगे नहीं प्रोसीड होगी. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पास थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किस चीज की. वो है एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल. एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल. अगर आपको एक्टिविटी सीरीज याद है मेटल की तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी नाइसली. चलो एक्टिविटी सीरीज लिख लेते हैं. Now look at here. I have written the whole activity series starting with potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, tin, lead, hydrogen, copper. Then we have mercury, silver and gold. अब ये activity series यहाँ पर decreasing order में है. ठीक है, ये है decreasing order. मतलब आप जैसे जैसे नीचे आते रहेंगे
जो मेटल है वो लेस रिएक्टिव होता रहेगा, मतलब जो टॉप पे बैठा हुआ है पोटेशियम, इट इज मोर रिएक्टिव। अब यूजुअली एक रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मोर रिएक्टिव मेटल लीस्ट रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, राइट। ठीक है, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखिए यहाँ पर। मैंने कहा हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इमेजिन करो ए बी रिएक्ट कर रहा है सी से, ठीक है। नाउ इफ सी इज मोर रिएक्टिव, इमेजिन कर लेते हैं सी जो है मोर रिएक्टिव है, और यहां पर जो ए है वो लेस रिएक्टिव है, तो व्हाट सी विल डू, सी विल रिप्लेस ए, और सी जो है ए की जगह पे बैठ जाएगा। इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, वेयर अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट और मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव वन। नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। तो यहां पर बस आपको चेक करना है, पहली बारी में रिएक्शन हो रही है आयरन और कॉपर की, तो आप बस रिएक्टिविटी सीरीज में आए और देखिए क्या आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन आपका यहां पर है और कॉपर नीचे है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल, तो ये रिएक्शन तो फीजिएबल है, ये होगी, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता हमारा। नेक्स्ट कम टू द सेकंड वन, जिंक इज ओवर हियर एंड दे आर टॉकिंग अबाउट कॉपर सल्फेट में जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे, तो जिंक कॉपर सल्फेट को बिल्कुल हटा सकता है क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है, तो ये भी हमारा सही आंसर नहीं होगा। कम टू ऑप्शन नंबर सी, दे आर टॉकिंग अबाउट कॉपर, कॉपर यहाँ पर है नीचे, और वो किसको डिस्प्लेस कर रहा है, लेड को। नाउ ये पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है लेड से, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस लेड, ठीक है, तो ये रिएक्शन फीजिएबल नहीं है। आप हमारा करेक्ट आंसर यही होगा, व्हाई, बिकॉज लेड इज मोर रिएक्टिव देन Cu, ठीक है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है लेड, इसलिए कॉपर लेड को डिस्प्लेस नहीं करेगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। आई होप आपको समझ में आया होगा। रिएक्टिविटी सीरीज हमेशा से ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द नेक्स्ट वन, अ सॉल्यूशन हैविंग pH इक्वल टू 0 इज नोन एज, ओके, एक सॉल्यूशन है जिसका pH वैल्यू 0 है, एंड वी नीड टू टेल वो सॉल्यूशन क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इज इट हाईली एल्कलाइन सॉल्यूशन, हाईली एसिडिक सॉल्यूशन, वीकली एसिडिक सॉल्यूशन और न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो इसके लिए थोड़ा सा नॉलेज अगर pH स्केल का है तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। ये pH स्केल बना लेते हैं। pH स्केल स्टार्ट होता है 0 से और एंड होता है 14 पे, राइट, मिडिल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। अब आपको पता होना चाहिए 7 जो शो करता है वो शो करता है न्यूट्रल को, 7 इज न्यूट्रल। अब जैसे ही 7 के पास आएंगे सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक होने लग जाएगा नेचर उसका, और 7 से दूर जाएंगे तो ये होने लग जाएगा बेसिक एल्कलाइन। नाउ दे आर आस्किंग कि एक सॉल्यूशन है जिसका pH 0 ही है, 0 है pH, तो आपको पता है pH 0 है मतलब ये तो भयंकर एसिडिक है यार, ये दिस इज हाईली एसिडिक, सो आवर आंसर विल बी बी, ऑप्शन नंबर बी, इट विल बी हाईली एसिडिक सॉल्यूशन। Why? Because anything beyond less than 3 will show us a highly acidic solution. 1 2 3 highly acidic दिखाएंगे, right? 7 पे न्यूट्रल है, और जैसे 7 से ऊपर जाओगे 7 8 9 10 11, तो जितना आप 14 के पास होगे उतना ही ये हाईली बेसिक होगा, राइट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पेरिस्कोप द टू प्लेन मिरर्स आर केप्ट parallel to each other, perpendicular to each other, at an angle of 60 degree with each other, at an angle of 45 degree with each other. Okay, first we need to understand what is a periscope. So over here you can see a submarine. Submarine में periscope is a device which is used in submarine, right? Submarine usually moves inside the water, underwater move करती है, तो वहाँ पर देखने के लिए they have to use a instrument called periscope. अब periscope का थोड़ा सा डिजाइन देखिए। Now this is a periscope. अब ये पूरा अंडर वाटर है, राइट, ये पूरा अंडर वाटर है, एन ऑब्जर्वर इज ओवर हियर, यहाँ कोई ऑब्जर्वर है, इमेजिन कर लेते हैं कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर है। Now what will happen? A light ray will gonna come over here. Now since light cannot bend, we have to use a mirror. तो यहाँ पर एक मिरर लगाएंगे, ठीक है, लाइट इससे टकराएगी और फिर नीचे आएगी, फिर यहाँ पर भी एक मिरर लगाना पड़ेगा, फिर लाइट इससे टकरा के it again comes back to the person.
राइट. सो दिस इज हाउ अ पेरिस्कोप वर्क. पेरिस्कोप में जो मिरर्स लगे हुए होते हैं वो 45 डिग्री में लगे हुए होते हैं, राइट. सो दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद ईच अदर. टू मिरर्स आर यूज्ड इन पेरिस्कोप inclined at 45 degree. It says which one of the following is the energy currency for cellular process. Cellular process में energy currency किसको कहा जाता है? एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन. energy currency हम कहते हैं ATP को. ATP को कहा जाता है energy currency of the cell. और ATP का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म. और एटीपी को कहा जाता है एनर्जी करेंसी, राइट. रेस्पिरेशन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है. अब 2-3 क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. पहला क्वेश्चन दैट व्हाट इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन कहां पर होती है, उसका साइट क्या है? साइट का मतलब जगह बताओ, वो प्लेस के बारे में बताओ जहां पर सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है सेल में. तो याद रखना सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. ठीक है. एंड सिंस रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ एनर्जी, दिस इज द रीजन माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल. सेल का पावर हाउस कहते हैं इसको. ठीक है. एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यहीं पर ही एडीपी भी लिखा हुआ है, तो इसका फुल फॉर्म है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट. ठीक है, बहुत बेसिक सा डिफरेंस है. एटीपी में 3 फॉस्फेट है और एडीपी में 2 फॉस्फेट है, राइट. सो एनर्जी करेंसी किसको कह रहे हैं हम? एटीपी को. चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following cell organelles contains DNA? Options are Golgi apparatus, mitochondria, lysosomes or endoplasmic reticulum, right? Now we need to understand what does cell organelles means. इसका मतलब क्या है? What do you understand with this term called cell organelles? Now you need to remember, जैसे ह्यूमन बॉडी में और एनिमल बॉडी में देयर आर ऑर्गन्स प्रेजेंट. नाउ सिमिलरली द थिंग्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड अ सेल, उसको हम सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं. सेल के अंदर जो चीजें हैं वो सेल ऑर्गेनेली हैं, राइट. सो 4 सेल ऑर्गेनेलीज आर गिवन एंड वी नीड टू चूज कि इसमें डीएनए किसके पास है. ठीक है. हाँ, यूजुअली जब भी डीएनए की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में न्यूक्लियस तो आता ही है कि न्यूक्लियस में डीएनए है. बिल्कुल ठीक बात है, ये है भी. दिस इज द फर्स्ट सेल ऑर्गेनेली जिसमें डीएनए है. But apart from nucleus, there are 2 more, right? First is here. First is mitochondria. Mitochondria is a cell organelle which has its own DNA. खुद का DNA है mitochondria के पास. तो second हो गया mitochondria. ठीक है? And the third one is chloroplast. क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी खुद का डीएनए होता है. सो यू नीड टू रिमेंबर देयर आर 3 सेल ऑर्गेनेलीज. वन इज माइटोकॉन्ड्रिया, अदर इज न्यूक्लियस एंड थर्ड इज क्लोरोप्लास्ट व्हिच कैरीज देयर ओन डीएनए, राइट. चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ. सो द करेक्ट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया. Now, which one of the following is monoatomic? Monoatomic कौन सी गैस है वो हमें बताना है. Which of the following is monoatomic, right? इससे पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी. एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं एटॉमिसिटी. ठीक है, एटॉमिसिटी का मतलब है द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल. एटॉमिसिटी का मतलब द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट होते हैं उसको एटॉमिसिटी कहते हैं. ठीक है. नाउ देयर आर सम व्हिच कैन बी मोनोएटॉमिक. मोनोएटॉमिक का मतलब एक ही एटम होंगे उनके पास, उनको मोनोएटॉमिक बोल रहे हैं, राइट. नाउ देयर विल बी सम व्हिच वी कॉल डायएटॉमिक. डायएटॉमिक मींस दे हैव 2 एटम्स इन वन मॉलिक्यूल. सम आर ट्राइएटॉमिक, right? And here we have some which are polyatomic, which have more than 3 atoms in a molecule, right? So let's start with this. Monoatomic. Now remember, all the noble gases are monoatomic. जितनी भी noble gases हैं वो सब की सब monoatomic हैं. तो correct answer तो मिल गया हमें हीलियम. आपने देखा भी होगा जब हम हीलियम लिखते हैं we'll write on this He. केमिकल रिएक्शंस में कभी कहीं भी लिखेंगे you're gonna write down like this He, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल में सिर्फ एक सिंगल ही एग्जिस्ट करती है since it is unreactive, right? So monoatomic में आपको सब गैसेस मिलेंगी, नोबल गैसेस.
So we can write on helium is there, right? Then neon, right? Argon. Now there are many more. Diatomic, जिसके पास दो atoms होंगे molecules में, जैसे oxygen, we have chlorine, we have nitrogen, right? Okay, we have hydrogen. Triatomic में तीन होंगे, जैसे O3, oxygen. Polyatomic में एक से ज्यादा, मतलब तीन से ज्यादा, I'm sorry, जैसे सल्फर. सल्फर एग्जिस्ट करता है S8 में और फोस्फोरस एग्जिस्ट करता है P4 में. तो ये सब के सब पॉलीएटॉमिक है. एटॉमिसिटी सिंपल सा मतलब हो गया नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल. नाउ दिस कैन बी मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राटॉमिक भी आता है, लेकिन वो पॉलीएटॉमिक में ही अंदर आ जाएगा, राइट? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हीलियम. चलिए नेक्स्ट. Which one of the following is not found in animal cell? Out of 4 we need to tell which one is not there in the animal cell. फ्री राइबोसोम, राइबोसोम होते हैं एनिमल सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, लेकिन सेल वॉल नहीं होती है, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज सेल वॉल. नाउ यू नीड टू रिमेंबर सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में मिलती है, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल. ठीक है, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में मिलेगी. और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, सेल वॉल बनी हुई होती है सेलुलोज से, मेड अप ऑफ सेलुलोज. ये नॉन लिविंग है, डेड होती है ये. और एक और इंपॉर्टेंट चीज, इट इज फ्रीली परमिएबल. फ्रीली परमिएबल का मतलब है इट अलाउ एवरीथिंग टू गेट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल. ओके, सो सेल वॉल इज द करेक्ट आंसर. इट इज नॉट फाउंड इन द एनिमल सेल. सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में मिलेगी, सेलुलोज से बनी हुई है, नॉट लिविंग है, नॉन लिविंग है. इसको नॉन लिविंग कर देते हैं यहाँ पर. इट इज नॉन लिविंग, राइट? और ये फ्रीली परमिएबल है. इतनी सी चीज आपको पता होनी चाहिए बस. चलिए आगे चलते हैं. द नेक्स्ट वन, द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन. सबसे पहले इवेपोरेशन पता होगा आपको. इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन इज व्हेन द लिक्विड चेंजेस टू गैसेस एट अ कांस्टेंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर. कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं, जैसे बॉइलिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है 100 डिग्री सेल्सियस पे. इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, ठीक है? तो पहले थोड़ा सा इवेपोरेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि इवेपोरेशन है क्या. सो इवेपोरेशन में देयर इज अ चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट. ठीक है, लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है. इट इज चेंजिंग टू लिक्विड टू गैस. दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर. सेकेंड, जो इवेपोरेशन है ये एक सरफेस का कॉन्सेप्ट है, मतलब इवेपोरेशन सिर्फ ऊपर की सरफेस में होता है. कैन हैपन एट एनी टेम्परेचर. किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन हो सकता है. और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इट प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट. एक कूलिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है इवेपोरेशन. ठीक है, इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, अनलाइक बॉइलिंग जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है. प्लस इवेपोरेशन सरफेस का कॉन्सेप्ट है, राइट? और इसमें कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है. ठीक है, अब कुछ फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को, रेट ऑफ इवेपोरेशन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं. तो टेम्परेचर एक फैक्टर है जो इंक्रीज और डिक्रीज करता है. तो टेम्परेचर पे तो डिपेंड होती है, तो ये तो गलत, सही नहीं होगा ये, राइट? सो रिमेंबर, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन. रेट ऑफ इवेपोरेशन से टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. टेम्परेचर बढ़ेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा. इट्स सरफेस एरिया एक्सपोज टू द एटमोस्फेयर, ये भी ठीक है. एंड याद रखना जो सरफेस एरिया है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ इवेपोरेशन से. ठीक है, ज्यादा सरफेस एरिया ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन. देन वी हैव ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी देखते हैं. देखिए, ह्यूमिडिटी का मतलब है प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर. प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर, हवा में जो नमी होती है उसको ह्यूमिडिटी कहा जाता है. और याद रखिए, ह्यूमिडिटी और रेट ऑफ इवेपोरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. मतलब अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा. क्लियर? मास पे डिपेंड नहीं करता. इवेपोरेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन मास. सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर. इट डज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी. और एक और पॉइंट भी लिख लीजिए, इट डिपेंड्स ऑन विंड स्पीड. विंड स्पीड पे भी डिपेंड करता है ये. ठीक है, ज्यादा विंड की स्पीड होगी तो इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ जाएगा. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
Now here we have the last question. It says an echo is heard after 5 seconds of the production of sound which moves with a speed of 340 meter per second. What is the distance of the mountain from the source of sound which produce the echo? ठीक है, ऑप्शंस आर गिवन. अब इसको स्टार्ट करते हैं. देखिए, अब इमेजिन कर लेते हैं यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है. देयर इज अ पर्सन ओवर हियर. ठीक है, एक ऑब्जर्वर है यहाँ पर. दिस इज अ ऑब्जर्वर. और यहाँ पर एक ऑब्स्टिकल है. इस क्वेश्चन में वो माउंटेन है. एक माउंटेन है जो ऑब्स्टिकल की तरह वर्क कर रहा है. ठीक है. नाउ व्हाट इज हैपनिंग? यहां से साउंड वेव जनरेट हुई और यहां पर गई. ठीक है. साउंड वेव टकरा के दोबारा वापस यहीं पर ही आ गई. क्लियर? नाउ साउंड वेव को ऑब्जर्वर से ऑब्स्टिकल तक और वापस आने में, मतलब एको का जो टाइम है वो है 5 सेकेंड्स. 5 सेकेंड का टाइम लगा. What else is given? The speed of sound is given, which is 340 meter per second. हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्स्टिकल, मतलब माउंटेन और ऑब्जर्वर के बीच में, सोर्स के बीच में. अब ये चीज लेट कर लो कि ऑब्जर्वर और माउंटेन के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है. ठीक है. यहां से साउंड वेव्स प्रोड्यूस हुई, ऑब्जर्वर से ऑब्स्टिकल में गई, d डिस्टेंस ट्रैवल किया, और ऑब्स्टिकल से वो ऑब्जर्वर के पास दोबारा आई तो d. तो यहां से एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको लिखनी है टोटल टाइम. तो जो टोटल टाइम एको ट्रैवल करेगा वो 2d होगा. ठीक है, d नहीं होगा, 2d होगा. अब इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, हमारे पास टाइम भी है, स्पीड भी है, टोटल टाइम भी है, टोटल डिस्टेंस. इसको टोटल डिस्टेंस लिखेंगे. दिस इज टोटल डिस्टेंस. टोटल डिस्टेंस. तो ये वाला जो पहला वाला d है ये दिखा रहा है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्स्टिकल, और सेकंड d इज शोइंग द डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जर्वर टू ऑब्स्टिकल टू ऑब्जर्वर. नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन. चलिए सॉल्व करते हैं इसको. We know this formula that speed is equals to distance upon time. हमें डिस्टेंस निकालना है तो वो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा. ठीक है. स्पीड इज गिवन 340 और टाइम जो दे रखा है वो हमें दे रखा है 5 सेकेंड्स, और जो d है वो 2d है. ये भी इंपॉर्टेंट है. चलिए d को इधर भेज देते, d को यहीं रखते हैं, 2 को वहां भेज देते हैं. राइट. सो d आ जाएगा कितना? 2170 इंटू 5. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. 850 मीटर. ठीक है, 850 मीटर. अभी थोड़ा सा ऑप्शंस को देखो यार. ऑप्शंस में सब दे रखा है किलोमीटर में, सो वी नीड टू चेंज इट इनटू किलोमीटर. ठीक है, चेंज कर लेते हैं. वी यू नो दिस थिंग दैट इन 1 किलोमीटर देयर आर 1000 मीटर्स. तो आप इसको सिर्फ 1000 से डिवाइड कर लो. तो जैसे ही आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे 850 को, तो आपको मिलेगा कुछ 0.85 किलोमीटर. सो 0.85 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यूजुअली बच्चे क्या गलती करते हैं, ये सिर्फ d ले लेते हैं, 2d नहीं लेते हैं. तो इनका आंसर कुछ ये आएगा, आइदर 0.1 सेकेंड, 0.17 या 1.7. इसको टिक कर लेते हैं. ठीक है, याद रखिए ये जो d है हमने 2d इसलिए लिया है बिकॉज ये एको का डिस्टेंस है. एको ऑब्जर्वर से साउंड जाएगी, ऑब्स्टिकल से टकरा के जो साउंड वापस आएगी उसे एको कहेंगे. राइट. सो द करेक्ट आंसर इज 0.85 किलोमीटर. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा. इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा. विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन. जय हिंद.